भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के तत्वाधान में छत्रपति शाहूजी महाराज आरक्षण के जनक, शोषित पीड़ित वंचित समाज के परम हितैषी का जन्म दिवस समारोह के अवसर पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक लोकतंत्र और भारतीय संविधान के माननीय मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय जैसे सिद्धांतों को सामाजिक संगठनों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन जैन शुद्ध भोजनालय नवयुग मार्केट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर चरण सिंह, डायरेक्टर सुदर्शन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद, मुख्य अतिथि व वक्ता डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, लेखक पत्रकार व सामाजिक चिंतक अतिथि एडवोकेट कमलेश कुमारी, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव स्थायी समिति गाजियाबाद। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही मंच के माध्यम से अपने विचारों से अवगत भी कराया। दिल्ली एनसीआर के बुद्धिजीवी लोगों ने सम्मिलित होकर सामाजिक समरसता व संगठनों की भागीदारी, भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों पर विचार विमर्श कर एकता का परिचय भी सुनिश्चित किया। इस सफल आयोजन में महेंद्र सिंह, रामेश्वर दयाल, जनार्दन राम, गोविंद राम गौतम, डॉक्टर रामनिवास, गया प्रसाद गौतम, सूर्यकांत कदम, भरत सिंह, चेतराम भारती, रविंद्र कुमार गौतम, चरण सिंह दिलवाले, एडवोकेट राम साहब मोहन मुख्य राष्ट्रीय सहयोग के मार्गदर्शन में किया गया। छत्रपति शाहूजी महाराज के दिन, जो उनके जन्म दिवस पर जो हमने आज का एक कार्यक्रम रखा है, उसके बारे में इसको रखने के पीछे सोच क्या है। सोच ये कि एक राजा को ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्होंने समाज को अधिकार संपन्न बनाने की सोची। छत्रपति शाहूजी महाराज को हमारे लोग ज़्यादातर आरक्षण के जनक के रूप में ही जानते हैं, उनको वहीं तक सीमित करते हैं, लेकिन उनका कार्य इतना विशाल है। जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं, जो सरकार 70-75 साल के बाद आज कर रही है, वो छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने बहुत अल्प समय के लगभग 25 साल के शासनकाल में वो सब करके दिखाया। चाहे वो महिलाओं की शिक्षा का सवाल हो, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे उस समय किसानों की समस्याएं थी, चाहे उनका सवाल हो। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने समय में सहकारी समितियों का निर्माण कराया और उनको बढ़ावा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को उन्होंने न केवल स्वयं छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा, बल्कि सयाजी राव गायकवाड़ के साथ मिलकर के उन्होंने बाबा साहब का सहयोग किया। बाबा साहब का जो पत्र है मूकनायक, उसके लिए उनका अतुल्य योगदान है। तो अगर हम एक तरह से देखें कि बाबा साहब और छत्रपति शाहूजी महाराज को अगर हम किसी दर्पण में देखना चाहें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फुले साहब और बाबा साहब के बीच की कड़ी है शाहूजी महाराज। ज्योतिबा फुले जी ने जो सत्य शोधक समाज का निर्माण किया, उसमें आगे बढ़ाने में उसको बहुत सहायता छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान दी। तो बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं ये सब हमने जो आपको परिपत्रक दिया उसमें लिखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप सबके बीच में हैं। लेकिन हम जब अपने महापुरुषों का आकलन करते हैं, तो हम ज़्यादातर, चाहे बाबा साहब के बारे में भी, बाबा साहब को भी हम लोग पढ़े लिखे क्लास लोग ज़्यादातर उनको केवल आरक्षण तक सीमित रखना चाहते हैं कि उनका जो योगदान है वो वही है। इसी तरह से हमारे सभी महापुरुषों के साथ ये हुआ है। ज्योतिबा फुले का
काम इतना विशाल है कि हम उनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना। ज्योतिबा फुले पिछड़ी जाति से थे, साहू जी महाराज पिछड़ी जाति से थे, सयाजीराव गायकवाड़ पिछड़ी जाति से थे। तो ये राजा होते हुए इनको क्या ऐसी क्या ज़रूरत थी, लेकिन उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं थी, उनको कुछ एहसास हुआ। बहुत सारी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, और जैसे छुआछूत मिटाने के लिए साहू जी महाराज ने अपने स्तर पर बहुत व्यवहारिक कदम उठाए। एक उनके बारे में कहानी एक प्रचलित है कि एक गंगाराम कामले नाम के व्यक्ति थे, उनको उन्होंने चाय की दुकान खोलने के लिए प्रेरित किया। तो कामले ने कहा कि भाई मेरी चाय कौन पिएगा। तो साहू जी महाराज ने कहा कि आप चाय खोलिए, मैं आपकी दुकान पे चाय पीने आऊँगा। तो ये आदर्श, केवल आदर्श स्थिति कहने से कुछ होता नहीं है जब तक उसको व्यवहारिकता का रूप न दिया जाए। तो जब एक राजा एक चाय की टपरी की दुकान पर जाकर के चाय पी सकता है तो उन लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के व्यवहारिक कार्य उन्होंने किए अपने जीवन काल में। अपने शासन काल में एक राधानगरी बांध उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनके आप जान सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उनका जो सामाजिक योगदान है, जो सोशल डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने लोगों को शक्ति संपन्न बनाने का जो बीड़ा उठाया, वो अपने आप में अतुलनीय है। उसको जितना हम सराहना करें, जितनी कृतज्ञता हम उसके प्रति दिखाएं, वो उतनी कम होगी। तो चूँकि मैंने जैसा कहा कि जो भी संगठनों से लोग आए हुए हैं, आप अपना नाम हमारे पास भिजवा दें और विषय का ध्यान रखें कि सोशल डेमोक्रेसी हमारे अंदर कैसे कायम हो। लोकतंत्र केवल भाषणों से होने वाला नहीं है। इसको हमें जब तक हम अपनी दिनचर्या में उसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तो जैसा हूँ वैसा बना रहूँ और सामने वाला पूरा परिवर्तन हो जाए, वो अपने वो सिद्धांतों का पूरा पालन करे, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं वैसा ही हमें अपने आप को ढालना होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही, क्योंकि और कोई नाम सामने से आया नहीं है, मैडम शारदा कुमारी, जो भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ के अध्यक्ष हैं और महिलाओं में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। बहुत महिलाओं को इन्होंने जो यहाँ ये दिखाई दे रही हैं, ये इन्हीं का योगदान है, इनका कंट्रीब्यूशन है। ये नियमित रूप से कार्यक्रम करती रहती हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 5 मिनट आप आएँ और 5 मिनट अपनी बात रखें। मैडम शारदा कुमारी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और अपने समाज के बड़े बड़े महान पुरुष जो इतना कुछ हमें इतिहास में देकर गए हैं कि हम उन्हें फॉलो करते हुए अनुसरण करें हम उनका, तो हमारी भी कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। इतना कुछ हमारे समाज को वो देकर गए हैं। और सबसे पहले आज जो हम भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के मंच पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो कहूँगी कि ये जो लोकतांत्रिक वाले हैं ये तो गोताखोर हैं, जो समुद्र में से पता नहीं कितनी सारी संपत्ति और इतनी सारी चीज़ें निकाल कर लाते हैं कि आज उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज की जो जन्म जयंती मना रहे हैं। कि ये नाम जब हमारे सामने आया तो हमें भी लगा कि इन्होंने इतिहास में अपने समय में सबसे पहले तो 26 जून 1874 में इनका जन्म हुआ था कोल्हापुर में, और ये महाराष्ट्र के प्रशासन के संस्थापक थे। कहा जाता है कि शिवाजी के वंशज भी थे। इन्होंने 10 साल की उम्र में प्रशासन संभाला था। सोचो जरा, 10 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं होता। चलो उसके बाद ये आगे धीरे धीरे इतने अच्छे शासक बने कि इन्होंने बहुजन समाज के लिए उस समय
ब्राह्मणों का बहुत बाहुल्य था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, ये सारी बातें, महिला उत्पीड़न, ये सारी बातें फैली हुई थी। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। सबसे पहले तो बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया, जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आरक्षण के जन्मदाता थे इन्होंने। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी ऊंचा उठा दो, नहीं। उस समय असामान्य लोग थे, उत्पीड़ित थे, जो समाज उसको बराबर के लेवल में लाने के लिए, सामान्य स्थिति में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। बताते हैं उस समय कोई तालाब से पानी नहीं पीने देता था कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को, कुछ लोगों का बाहुल्य था, पर साहू जी महाराज उसमें हस्तक्षेप करते थे। एक बार उन्होंने कहा, किसी ने तालाब से पानी पिया और उन्होंने कहा पंडितों ने कि ये तो दूषित हो गया, इसको कैसे करेंगे शुद्धिकरण, हम तो इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो साहू जी महाराज ने कहा था, मैं शुद्धिकरण करूँगा इसका, और तुम तो इन्हें श्लोक भी नहीं पढ़ने दोगे। क्यों? क्योंकि तुम तो नहीं चाहते, मनुस्मृति को फॉलो करते हैं उस समय। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बातों को उन्होंने इतना समझा अपने प्रशासन में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भी अपना सामाजिक संगठन जो चला रहे हैं उसमें भी लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। सब इक्वल हैं, ऐसा कोई नहीं है कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कुछ नहीं। सब काम करो। हमारा उद्देश्य है, सिर्फ बाबा साहब ने कहा था कि हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहो, ये नहीं कहा कि संगठन बना लो बहुत सारे हजारों, नहीं, संगठित रहो। संगठित कब रहेंगे? जब हमारी मानसिकता एक होगी, हमारी विचारधारा एक होगी और हम बाबा साहब के फॉलोवर बनेंगे। बाबा साहब की विचारधारा को आप कहीं भी ले जाओ, अगर हम उस पर चलेंगे तो हम एक ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम किसी राजनीति में घुसेंगे या अपनी मनमानी करेंगे तो हम विघटित होंगे। हम कभी भी संगठन को मजबूत तभी बना सकते हैं जब हमारी विचारधारा समानता पर आधारित होगी, लोकतांत्रिक होगी, मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी, और हम अपने मानवीय मूल्यों का अवलोकन करेंगे और हम अपने समाज में और अपने संगठन में समानता को लागू करेंगे, स्वतंत्रता को लागू करेंगे और अनुशासन से रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। कि डॉक्टर चरण सिंह जी अपनी बात रखें। और डॉक्टर चरण सिंह जी का आपको मालूम है कि गाजियाबाद में उनका जो सहयोग है वो सदैव सराहनीय रहा है और सामाजिक व्यक्ति हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर हमारा और इनका साथ तो अलग तरह का साथ है। प्रारंभ से हम लोग साथ हैं, आज भी साथ हैं और आने वाले समय में भी साथ रहेंगे। डॉक्टर चरण सिंह जी। धन्यवाद रमेश दयाल जी। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज भारतीय लोकतांत्रिक महासंघ समाज महासंघ के तत्वाधान में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मंच पे सम्मानित मंच, सामने बैठे बहुत विद्वान और वरिष्ठ साथी, खासकर आरपी सिंह जी, हरस्वरूप ठेकेदार जी, मंगू सिंह जी और तमाम संगठन के जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक इतना अच्छा कार्यक्रम, महेंद्र सिंह जी पीछे बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद, बहुत साधुवाद। रमेश दयाल जी, सभी संगठन के जितने भी लोग यहाँ हैं और ख़ासकर भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है। साथियों, सभी लोगों ने अपने अपने व्यक्त कहे, अपने अपनी बात कही। मुझे ये कहने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कि जो मुद्दे से हट के बात करते हैं लोग, जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे बोलना चाहिए था। बोले कुछ लोग, अच्छे बोले, बहुत अच्छे बोले, और कुछ थोड़े से अपनी भावना में बह करके कहीं इधर उधर बात करते, उसमें समय की बर्बादी होती है और जो और वक्ता बोल सकते थे बीच में, उनके समय का जो है नुकसान हो जाता है, इससे संगठन को नुकसान होता है। आगे हमेशा ध्यान रखें, जो भी बोलें वो टॉपिक के ऊपर बोलें, जो टॉपिक दिया गया उसके ऊपर ही बोलें। इधर उधर की बात तो रोज़ की हम लोग आपस में कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, उसमें
लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं हमारे, समानता है, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, जो वैल्यूज है हमारी, इनको कैसे सामाजिक संगठनों में लागू किया जाए, ये आज का मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे मैं अपनी बात सिर्फ बहुत शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि संगठन हमारे गाज़ियाबाद में भी सैकड़ों संगठन हैं, गली गली में संगठन हैं, कुछ शहर स्तर के हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, रोज़ संगठन बनते हैं, रोज़ संगठन बिगड़ते हैं, आपस में गुटबाजी होती है। इस सब का कारण यही है कि ये जो संवैधानिक जो मूल्य हैं हमारे, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनका पालन उनमें नहीं होता। किसी को पद मिल जाए तो पद की गरिमा के हिसाब से लोग काम नहीं करते। बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी डॉक्टर अम्बेडकर जन्म समिति के सदस्य, उन्होंने एक स्थायी समिति बनी है और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। और भी कई संगठन हैं, भारतीय मजदूर, सभी का नाम लेकर एक सेक्टर तेज बहुत बिहार में जो संगठन है बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, तो कुछ काबिल तारीफ़ के भी काम कर रहे हैं। तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? दरअसल हमारा व्यक्तिगत जो खुद का अपना जो व्यवहार है वो लोकतांत्रिक भी नहीं है। संगठन का तब होगा जब हम खुद का अपना व्यवहार, सेल्फ का जो है हमारा, वो लोकतांत्रिक व्यवहार हो। तो हमारे कहने कतरी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो हम कहें, जो हम सोचें, या जो हमें डायरेक्शन सामाजिक संगठन से दी जाएं, उनका पूरा पालन करें और आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे का मान सम्मान रखें। और नैतिकता और अनुशासन, ये इंसानी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी संगठन में काम करें, नैतिकता के साथ काम करें, उसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें संगठन की वैल्यूज़ क्या हैं, संगठन के उद्देश्य क्या हैं, तब उसको आगे बढ़ें, उसमें काम करें। तो मेरा बस यही सबसे निवेदन है कि आगे भी ऐसी संगोष्ठी होती रहेंगी और टॉपिक पे बोलें और तमाम संगठनों को, किसी की बुराई ना करें, व्यक्तिगत आपस में हो सकता है, गुटबाजी ना करें। तो मैं पुनः ये निवेदन सबसे करता हूँ एक कैडराइज रूप में। और मैं रमेश दयाल जी से भी ये कहूँगा कि इतने लोग बैठे हैं, एक कैडर की तरह हो गया आज का कार्यक्रम, आगे भी लोगों को ऐसे डेवलप करें, संगठन के लोग चुन करके उनमें से कैडराइज करें, जिससे कि एक बेहतरीन तरीके से हम समाज में काम कर सकें। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस समाज के गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। तो ये जो हमारे कल्चरल और सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें मजबूत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। साधुवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। गीता दिनकर है, आप आए 2 मिनट में अपनी बात रखें। मुझे 2 मिनट दिया और मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात पे आगे आती हूँ। बाबा साहब 5 साल के थे तब उनकी मम्मी मर गई और मरने के बाद बाबा साहब बाहर खेल रहे थे और उन्होंने बाहर खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और उनकी बहन थी एक तुलसा। हिस्ट्री तो बहुत है मगर समय का अभाव होके मुख्य चीज़ पे आती हूँ। तुलसा जब बाबा साहब घर लौटे तो तुलसा से पूछा माँ कहाँ है? कि माँ तो भैया मर गई। माँ मर गई? क्या कह के गई तुलसा? मुझसे उनसे दीदी मुझसे क्या कह के गई माँ? मेरे लिए क्या कह के गई? तो उन्होंने क्या कहा कि भीम तुम खेलते बहुत हो, माँ तुम्हारे लिए कह के गई है कि तुम पढ़ा करो। कि सही बताओ? हाँ, ऐसा ही बोल के गई है कि तुम पढ़ा करो। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी माँ मर गई और लास्ट शब्द था कि तुम पढ़ा करो। तो बाबा साहब ने उसी समय से प्रण किया और छोटा बच्चा दिमाग में बिठा गया बात को कि मुझको पढ़ना है। छोटे बच्चे को क्या पता क्या करना है, जिसके माँ बाप हट जाए उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो हमारे बाबा साहब को इतना समझाने वाला कौन था? और जिस जाति अछूत ये इतना जो बमचक मच रहा है उसमें बच्चा कैसे हो सकता है अच्छा? तो ऐसे ही हमारे बाबा साहब के साथ इतनी कठिनाइयों के साथ उसमें नाई परेशान करता है, सब चीज में बाबा साहब को परेशानी मिलती है, उसमें पढ़ाई में भी आ जाती हूँ मैं छत्रपति साहू जी महाराज। तो उनका नाम इतनी आदर सत्कार के साथ क्यों लिया जा रहा है? क्या उन्होंने हमारे साथ माफ किया था? माफ नहीं किया था।
उन्होंने भी हमारे कागजी कानून कार्रवाई लिखी थी कि बाबा साहब जब तुम पढ़ के आओगे तो हमारे लिए तुम काम करोगे। बाबा साहब को लगा कि यार मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, क्या फायदा मेरे लिए, ये जीवन ऐसे बैठने के लिए नहीं है, मैं जीवन को चलाऊं, कैसे भी चले चलाऊं, कहीं तो पहुंचूंगा। तो उन्होंने भी यही इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मान ली कि ठीक है, मैं जब मैं पढ़ाई करके आऊंगा तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के सबसे पहले जो बाबा साहब के जो 11वें दिन बोलते हैं, 13वें दिन बोलते हैं, बाबा साहब के कितने कठिनाई के निकले उस पे मार्गदर्शन डालती हूँ। बाबा साहब ने सोचा कि मैं नवयुग पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे समाज में जहां भारत बड़ी बड़ी बातें करता है वहां पे एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब ही पढ़े लिखे थे। उस टाइम बाबा साहब आए पढ़े लिखे, और बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे सबसे अच्छे मतलब फर्स्ट क्लास पे रखते हैं, मेरा सब जगह पढ़ाई करते हैं, मेरा स्टेशन पे स्वागत होगा। साहू जी महाराज के स्टेशन पर आए, उनको देखा कि इतनी पीड़ा के साथ उनको सहन करना पड़ा, हर जगह उनको मकान नहीं मिला किराए पे, उनको नाम बदल के रहना पड़ा, ऑफिस में जाते हैं उनको मूत्र से उसका ऑफिस छुआछूत, लोग वहां साइड पकड़ लेते हैं, कितनी कठिनाइयां उसके सामने बाबा साहब ने ये किया। हमारे बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब अच्छे हैं, हमारा बच्चा अच्छा है, हमारे साहब अच्छे हैं, तो हमें दूसरों की इतनी अच्छाइयां हमें गिनानी नहीं चाहिए। हमारे बाबा साहब में इतनी कर्मठ और विद्या की शिक्षा लगन नहीं होती तो हमारे बाबा साहब को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछ रहा, सब साइन करवाते हैं, सब जैसे कहते नहीं कि इसके हरजाने में इसको भरो, इसके हरजाने में इसको करो, अथॉरिटी के बदले इसको करो, सब एफिडेविट पर लिखवा लेते नाम। मेरी ज्यादा एजुकेशन नहीं है मगर गौर में सब चीजों पे रखती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बाबा साहब इतना नहीं करते तो हमारे लिए किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए इन लोगों की बड़ाई मत किया करो प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बाबा साहब ने जितने दुख उठाए शायद ही हम कभी उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि के रूप में हमने पहले नाम तो डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी का सोचा था, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि आनंद चंद्रेश का नाम वक्ता के रूप में इधर उन्हें बुलाया जाए प्रतिनिधि के रूप में। वो महामंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद के, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। गोविंद जी का हमने इसलिए कि वो प्रारंभ में ही आ गए थे और उन्होंने काफ़ी वक्तव्य सुना भी है, तो खैर वो उनका निर्णय है, हम उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर आनंद चंद्रेश एडवोकेट हैं आप 5 मिनट पर अपनी बात रखेंगे और भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय, आपने भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि के रूप में हमें समय दिया। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में राजश्री लोकनायक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंचासीन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ, अतिथिगणों को, और मेरे समक्ष बैठे दर्शक दीर्घा में जितने वक्तागण और सदस्य बैठे हैं, आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत। साथियों, भारतीय बौद्ध महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्यरत संस्था है। हर वर्ष हम बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं जो जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में होती हैं, और उन प्रतियोगिताओं का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 50% तो बच्चों के सामान्य सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और 50% क्वेश्चन बहुजन महापुरुषों पे होते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से 5 से 8 क्वेश्चन छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन और उनके कार्यों पे होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा के विषय में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो संगठन करता क्या है क्या नहीं करता, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो प्रतियोगिता होती है। और बोर्ड परीक्षाओं के जैसे बोर्ड परीक्षा होती है ऐसे ही पेपर जाते हैं, सील होके आते हैं, चेक होते हैं, और फिर उनका अवार्ड अभी पिछले साल अभी इसी पिछले महीने में मई में शाहजहानपुर में प्रांतीय सम्मेलन बुला के उनको सम्मानित किया गया था, 1st, 2nd, 3rd जो बच्चे आए थे, और बाकी जिला स्तर पर दिया जाता है। इसके साथ ही मैं राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ और उसका कार्यकर्ता भी हूँ। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र देश की पार्टी है जिसने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम हमेशा लिया है, और आज भी आप देखेंगे किसी राजनेता ने छत्रपति साहू जी महाराज के लिए कोई ट्वीट नहीं किया होगा, मगर माननीय बहन जी का ट्विटर हैंडल का आप देखते हैं कि उनका पूरा ट्वीट इस पर आया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाने का काम
सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। सामाजिक संगठन अपने स्तर से काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में बहुत सारे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाजियाबाद में 10-20 हज़ार तो होंगे ही। परंतु मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सारे लोग का मोटिव एक है और बहुजन महापुरुषों की हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लेके हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो रियल में, इसलिए नहीं कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे महामंत्री बनना है, मुझे ये बनना है तो बस पद लेके बैठ जाऊँ। अगर आप करना ही चाहते हो आप संगठन बनाओ, क्योंकि आपका विचार वही है, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो और हमने माना है कि हम संगठन बनाएं। तो आप संगठन बनाओ, 1000 संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर काम तो हो उस तरीके से। आप छत्रपति महाराज, मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ की कि गाजियाबाद में इतने अच्छे स्तर पे और सबको बुला के कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा और साथ में और लोगों से भी कि जितना गाजियाबाद का दायरा है एक्टिव कार्यकर्ताओं का उसके हिसाब से संख्या बल कम है, कार्यक्रम का और विस्तार होना चाहिए। आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहले भेजा, एटलीस्ट साहू जी महाराज की जीवनी ही पढ़ लें सब लोग। मैं तो उसे पढ़ने में व्यस्त था, अचानक से कब अध्यक्ष जी ने नाम मेरा भेज दिया और मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारी चीज़ें आज पार्टी कार्यालय में भी हर जगह सुबह फूल अर्पित करके और विचार गोष्ठी के नाम पे हुआ था। पर मैं कह रहा हूँ जितनी जानकारी इस पर्चे में है उतनी शायद वहाँ किसी को भी नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी हुई और आपके पर्चे की बदौलत ही सबसे अच्छा वहाँ पे वक्तव्य मेरा ही रहा जो इस पर बताया गया। 5 मिनट का मुझे समय दिया गया है। मैं सिर्फ अपनी बात को इन शब्दों के साथ यहाँ समाप्त करूँगा कि हम साहू जी महाराज की जीवनी को पढ़ें, साहू जी महाराज के कार्यों को पढ़ें और उसके बाद उसके स्तर पर अपना आत्ममंथन करें। क्या आज हम कुछ कर पा रहे हैं? 1902 में वो हॉस्टल और स्कूल बनाते हैं, 1918 में वो अनिवार्य कर देते हैं प्राथमिक शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर का मूकनायक अखबार के लिए पूरी फंडिंग उन्होंने करी और खुद ये बात उन्होंने कहा भी कि मुझे पूरा विश्वास है कि दलित समाज का जल्द ही भला होगा जहाँ डॉक्टर अंबेडकर जैसे आपको नेता मिले हैं। ये बात वो 1920 में कह रहे हैं जब मूकनायक अखबार निकल रहा है उनका। तो हमें ये भी समझना चाहिए वो एक राजा होके कर रहे हैं तुलमान तक दृष्टि से और एक सीमित क्षेत्र तक, और बाबा साहब को आगे बढ़ाने में, उनको छात्रवृत्ति देने में साहू जी महाराज को हमें भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं के साथ सभी साथियों को सादर जय भीम होता है। कहा था अभी 6 बजने जा रहे हैं, तो आज की जो सभा ये कार्यक्रम था उसकी अध्यक्षता जो है वो हमारे अहमद दीपक जी, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने की है। तो वो अभी अपना समापन संबोधन करेंगे और संगठन की ओर से आज की संगोष्ठी में आए हुए सभी अतिथियों का, सभी हमारे महानुभावों का जो धन्यवाद है वो उसके लिए मैं चरण सिंह जी और महेंद्र सिंह जी दोनों साथियों को बुलाऊंगा। उसके बाद तो मैं अहमद दीपक साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए। आपको मैं माइक वहीं देता हूं क्योंकि, और मैं आपको बता दूं कि दीपक साहब हम हर कार्यक्रम की उनको सूचना देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आऊँ या ना आऊँ लेकिन मेरे पास कार्यक्रमों की सूचना ज़रूर होनी चाहिए। और हम भी उनसे पर्सनली मिल करके, जब हम ऐसे नहीं कि फ़ोन पे भेज दिया, हम पर्सनली मिल करके उनको देते हैं। और उनके समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, आज भी बिना कार्यक्रम के भी वो पूछते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसी विभूति हमारे बीच में है। इनका जो बामसेव को उस समय जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए वो अतुलनीय है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आज उसका समय नहीं है। तो अहमद दीपक साहब से मैं चाहूँगा कि आप आशीर्वाद के वचन और आज के संगोष्ठी के सभी बंधुओं को मैं अपनी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से हैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज जो संगोष्ठी हुई है हमारे छत्रपति महाराज की तरफ उनके लिए, तो उसके लिए भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमें आज जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि इस बात की बहुत ज़रूरत है। आज जितने संगठन बने हैं वो सब अपने आप में ये समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आता। अगर कहीं कोई भी संगठन अगर एक दूसरे की मदद के लिए ख़ास तौर पे जो कमज़ोर वर्ग है
उनको अगर एक साथ आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ आज जो दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मतलब आप एक नमूना मैं बता दूं, परसों कई दिन पहले मैंने मोबाइल पे देखा था कि एक हाई कोर्ट के जज को जो शेड्यूल कास्ट था, चमार जाति का था, उसको दूसरे जजों ने उसकी एंट्री ख़राब करवा के और उसे टर्मिनेट करा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ दी है सभी जजों को कि आप लोग जो जातिवाद फैला रहे हैं और इसीलिए जात की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि जिनके लिए फैलाई जा रही है उन सब को एकजुट होकर, और जो 3% 3.5% हमारे ऊपर राज कर रहे हैं कायदे से, उनको वो जवाब मिलना चाहिए कि सत्ता में हमें आना चाहिए, बजाय उनके हम 85% हैं और 15% हमें इधर उधर भुला के। आज कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें राम भक्तों का, हनुमान जी का, फलाने का, उन्हीं का गुणगान हो रहा है। कोई भी एजुकेशन पे नहीं बोल रहा है, कोई भी हेल्थ के हिसाब से मेडिकल मतलब अस्पतालों के लिए नहीं बात कर रहा है कि सरकारी अस्पताल हो, कमज़ोर वर्ग का वहाँ इलाज हो। इस बात के लिए कोई नेता नहीं बोल रहा है, और उसका कारण सिर्फ ये है कि एजुकेशन को बर्बाद करके ये यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ एक राजा की तरह यहाँ हुकूमत चले। तो इन सब का जवाब देने के लिए हम लोग जो एक दूसरे की आज जो सम्मेलन हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं महेंद्र सिंह जी और अपने रामेश्वर जी का धन्यवाद बहुत करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ, और सभी बंधुओं का मैं आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि आप लोग सब आए और इस सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई और एक दूसरे को अपने अपने विचार रखे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस सभा का सम्मेलन समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमने जो कार्यक्रम रखा है विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो जानकारी देने के लिए रखा है। तो सभी वक्ताओं ने अच्छी जानकारी दी है और डॉक्टर साहब रामू जी ने तो बहुत ही विस्तार से लोगों को समझाया है, और हमारे अतिथि जो आए हैं उन्होंने भी बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी बातें कही है। डॉक्टर साहब ने भी, दोनों डॉक्टर साहब हैं हमारे, दोनों ने भी बहुत बढ़िया तरह से बात की है, शॉर्ट में की है, एग्जाम्पल दे के की है। और हमारे जो संगठन के रूप में लोग जो बोले हैं उन्होंने भी ये महसूस किया है कि संगठन में किस तरह से काम करना चाहिए। और अगर अभी कुछ संगठनों में ऐसा नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि भाई हमें भी संगठन में समता, स्वतंत्रता, बनता, न्याय पर आधारित ही अपना आचरण करना चाहिए और संगठन को सर्वोपरि मानना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया। तो हम आशा करते हैं कि जो भी संगठन काम कर रहे हैं वो इस व्यवस्था को लागू करेंगे और हमें आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। एक दूसरे के साथ जो भी कार्यक्रम होगा शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के और आगे की योजना बनाएंगे। और मैं इस समय सभी लोगों जो आए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर बहुत कीमती समय दिया हुआ है, हमारे अतिथियों का भी और सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो कुमार सिंह जी को हम 2 मिनट के लिए आमंत्रित करते हैं। अरे आ जाइए, कोई बात नहीं। आप मंच पर विराजमान महानुभाव और हॉल में विराजमान सभी साथी, कहना सिर्फ इतना ही है कि जितने भी हमारे संगठन हैं इकट्ठे हों, एक डायरेक्शन में चलें और कम से कम महीने में एक बार उनकी मीटिंग हो, 10-15 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, एक घंटे की हो,
जिससे ये हो कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है। तो अभी जो हमारा काम हो रहा है समाज में वो उतना हो रहा है जैसे हम समुद्र में से घड़े से पानी निकाल रहे हैं, तो कुछ होने वाला है नहीं उससे। इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी हमको और लोगों के विचारों को लोकतंत्र के हिसाब से समझ के सुन के आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। चरण सिंह जी से और निवेदन करूंगा कि आप आएँ और संगठन की ओर से धन्यवाद देना है आपको। आप आ जाइए, वो लोग करेंगे उस काम को, हम करा देंगे उसको। आप आ जाइए इधर। जलपान जो है आपकी सीट पे ही उपलब्ध होगा, हमारे साथी ला रहे हैं। धन्यवाद देना सब। अच्छा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा, कौम पर लुटाए जा। मेरे भारत के नागरिकों सभी को मेरा जय भारत। आपने आज इस शुभ अवसर पर अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह को बहुत ही अच्छे ढंग से सफल बनाया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आगे से भी जब कभी आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे साथ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सभी को मेरा जय भारत।